हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीए थर्ड सिम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर एनईपी बैच का जो है यूनिट थर्ड और उसका टॉपिक थर्ड जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ यूएन। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सेशन जो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश की गई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। आफ्टर द वर्ल्ड वार जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के पीछे जो मकसद या एम था वो था कि हमें जो है प्रिवेंट करना है एक और नेक्स्ट जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसको होने से जो है रोकना है, और इंटरनेशनल पीस जो है वो जो है क्रिएट करना है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस के बारे में बात की गई थी यहाँ पर। यूएन को इस्टेब्लिश करने के बाद जो है इसके जो है 3 ब्रॉडर गोल्स जो है रखे गए थे। सबसे पहला था प्रमोशन ऑफ पीस, दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तीसरा था डेवलपमेंट। सो ये 3 मेन पिलर्स माने जाते हैं जो यूएन को जो है डिफाइन करता है कि वो कैसे वर्क करता है। और ये जो है यूनाइटेड नेशंस जो है इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स या फिर एम्स को जो है अचीव करने की कोशिश करता रहता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द वर्किंग ऑफ यूएन या फिर फंक्शंस ऑफ यूएन। हम ये भी कह सकते हैं ये एक मेजर फीचर्स जो है यूनाइटेड नेशंस के हैं। सो सबसे पहला जो हमें मेजर फीचर देखने को मिलता है कैसे वर्क करता है यूनाइटेड नेशंस, वो है प्रमोशन ऑफ पीस। सो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है मेंटेन करता है यूनाइटेड नेशंस, और उसको मेंटेन करने के लिए वो 3 मेजर्स का यूज़ करता है। सबसे पहला है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, दूसरा है कलेक्टिव सिक्योरिटी, तीसरा है पीस कीपिंग एंड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। सो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स जो है ना उसके अंदर हमें देखने को मिलता है नेगोशिएशंस की जाती है। जो सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है वो मेंटेन किया जाता है। वहाँ पर जो है मीडिएशन का प्रोसेस होता है। मीडिएशन मतलब जब 2 पार्टीज़ या फिर 2 कंट्रीज़ के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट अगर होता है तो तीसरा जो है तीसरी कंट्री या फिर तीसरी पार्टी जो है आती है, फिर जो है उन दोनों के बीच में जो है वो डिस्प्यूट सेटल करवाती है। और ऐसे ही जो है आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी जो है इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो पीस एंड सिक्योरिटी जो है मेंटेन किया जा सके। सो कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स को जो है पीसफुल तरीक़ों से जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर पीसफुल मीन से जो है सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम तो जो है प्रॉब्लम को जो है रेफ़र किया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। दूसरा था कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि जो भी कंट्रीज़ जो है यूएन से जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए हैं, अगर उसमें जो है कहीं पर जो है पीस थ्रेटन किया गया तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशंस जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं। जैसे कि अगर सिक्योरिटी जो है थ्रेटन की जाती है तो वहाँ पर जो है सैंक्शंस लगाए जाते हैं उस कंट्री पे जो थ्रेटन कर रहा है, या फिर जो है उससे पूरी तरह से कम्युनिकेशन ही कट किया जाता है। और तीसरी चीज़ जो की जाती है, या फिर जो है अगर ज़्यादा इशू जो है एस्केलेट होता है तो फोर्स का यूज़ किया जाता है। थर्ड मेजर जो यूज़ किया जाता है पीस को मेंटेन करने के लिए वो है पीस कीपिंग मिशंस किए जाते हैं और प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का यूज़ किया जाता है। सेकंड फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो यूनाइटेड नेशंस जो है बिलीव करता है कि ह्यूमन राइट्स को जो है वायलेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर। सो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म जो है डेवलप किया गया है। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है किया गया था 1948 के अंदर। 1946 में ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इस्टेब्लिश की गई थी, जिसको जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने फिर जो है बाद में रिप्लेस कर दिया था। और इसके अंदर जो है मॉनिटर किया जाता है स्टेट्स के बिहेवियर को, और ये देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स और पीस जो है वो कैसे मेंटेन किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे बिग पावर्स जो है वो जो है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को जो है यूज़ करते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट्स के लिए, ना कि जस्टिस देने के लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमें देखने को मिलता है वो है डेवलपमेंट, और ये एक थर्ड मेजर प्रिंसिपल भी माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का। यूएन जो है वो जो है रिकॉग्नाइज करता है कि पीस जो है वो कभी अचीव नहीं किया जाएगा विदाउट
डेवलपमेंट एंड जस्टिस। सो इसीलिए जो है वर्किंग के अंदर जो है इन्होंने इंक्लूड किया है, पॉवर्टी रिडक्शन करने की जो है कोशिश की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है थ्रू वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इसके साथ साथ जो है मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो भी जो है इशू किए गए थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स का भी एग्रीमेंट लाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें ये देखने को मिलता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो है फेवर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ रिच नेशंस को। और इसके साथ साथ ग्लोबल साउथ के अंदर भी जो है हमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है कि उनकी तरफ इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ UNO। सो जो भी इश्यूज एंड चैलेंजेस जो है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं UNO के अंदर, चाहे वो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हो या फिर फंक्शनल चैलेंजेस हो। सो अगर हम देखें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है हमें स्ट्रक्चर का चैलेंज देखने को मिलता है, वहाँ पर उसका जो वीटो पावर का सिस्टम है उसमें हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, उसका एक इशू है। सो ये कैसा इशू है, इसमें जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो जो है पावर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है, वो वाला पावर स्ट्रक्चर जो 1945 के अंदर बनाया गया था। सो वहाँ पर जो है 5 मेजर मेंबर्स है जिनके पास जो है वीटो होता है, यानी कि P5 मेंबर्स जो होते हैं ना, यानी कि वो 5 मेंबर्स जो परमानेंट होते हैं, जिनकी सीट परमानेंट होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर मेजॉरिटी जो है कोई किसी के फेवर में, किसी इशू के जो है एक साइड के फेवर में जो है वहाँ पर वोटिंग करता है और इन 5 मेंबर्स में सिर्फ एक जो है उसके अपोजिट वोट करता है, तो वहाँ पर जो है वो चीज़ सस्टेन नहीं होती है, एस्टैब्लिश नहीं होती है या फिर अप्लाई नहीं होती है। सो यहाँ पर क्या होता है, P5 का जो है जो ये 5 मेंबर्स है इनके पास ही ज़्यादा पावर्स जो है कंसंट्रेटेड होते हैं और ये जो है प्रिवेंट करता है फेयर डिसीजन मेकिंग के अंदर। इसके साथ साथ इंडिया को भी इसका पार्ट नहीं बनाया गया है अभी तक। इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनमें आता है रशिया, चाइना, UK, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यही 5 स्टेट्स जो है डोमिनेट करती है UNO को। UN के अंदर जो है ना वहाँ पर जो है वो टोटली एक्शन नहीं ले सकते हैं अगेंस्ट दीज परमानेंट मेंबर्स। जो भी 5 परमानेंट मेंबर्स है उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता और यही एक बिगेस्ट रीज़न बन जाता है कि UN जो है बहुत ज़्यादा बड़ा फेलियर बन जाता है इन मैनी क्राइसिस। दूसरा चैलेंज जो हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर जो है परमानेंट जो है एक तो परमानेंट मेंबर्स का इशू है, सिर्फ 5 ही मेंबर्स परमानेंट है। इसके साथ साथ जो है यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है, ओवर रिप्रेजेंट किया गया है वहाँ पर। एशिया को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिली है, अफ्रीका को कम रिप्रेजेंटेशन मिली है और लैटिन अमेरिका, ये इन जैसे देशों को जो है अंडर रिप्रेजेंट किया गया है। इवन के जो लार्ज डेमोक्रेसीज़ है जैसे कि जापान हो गया, इंडिया हो गया या फिर ब्राज़ील हो गया, इन जैसी डेमोक्रेसीज़ को भी जो है परमानेंट मेंबर अभी तक नहीं बनाया गया है। अनदर मेजर इशू जो UNO जो है फेस कर रहा है वो है लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर्स। सो इन्फोर्समेंट पावर्स बहुत कम है UNO के पास, ना तो UN की कोई परमानेंट मिलिट्री है अपनी, और इसके साथ साथ इसको डिपेंड करना पड़ता है बाकी कंट्रीज़ पे कि वो जो है इनको जो है ट्रूप्स, फंड्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। इसके साथ साथ जो है अगर कोई भी स्टेट जो है इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो UN जो है ना वो जो है हेल्पलेस बन जाता है। फोर्थ मेजर चैलेंज जो UNO जो है फेस कर रहा है वो है ह्यूमन राइट्स पॉलिटिसाइजेशन। सो पॉलिटिसाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई कहता है कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जाता है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई चीज़ जो है यूज़ की जा रही है पॉलिटिक्स के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स को जो है हासिल करने के लिए कोई चीज़ यूज़ की जाती है। तो ह्यूमन राइट्स पॉलिटिसाइजेशन जो है वो उस चीज़ को कहते हैं जब ह्यूमन राइट्स को जो है पॉलिटिकल गेन्स के लिए अपने लिए यूज़ किया जाता है। सो ह्यूमन राइट्स को यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल टूल। हमने इवन देखा भी है UN जो है बहुत बार फेल हुआ है टू एक्ट इन केसेस इन्वॉल्विंग पावरफुल एलाइज, यानी कि उन केसेस में जो है एक्ट करने में फेल हुआ है जिनमें जो है इन्वॉल्व होते हैं पावरफुल एलाइज।
फॉर एग्ज़ाम्पल जो है म्यांमार, युगांडा या फिर कंबोडिया के अंदर जो भी हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, वो जो है पावरफुल अलाइज जो है यूएनओ के, वो जो है ज़िम्मेदार थे उन कॉन्फ्लिक्ट्स के। सो वहाँ पर जो है एक्शन बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिला है हमें यूएनओ की तरफ से। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।